हेलो, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। और बार रूम आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान हिस्ट्री की हमारी क्लासेस देख रहे थे। आज की हमारी राजस्थान हिस्ट्री में आज के जो हमारे टॉपिक है वह है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। क्या है आज का हमारा टॉपिक? है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। यह सभी नाम उन सभी लोगों के हैं जो आप विगत पिछले 3-4 क्लास में उन सभी लोगों के नाम सुन रहे हो। लास्ट क्लास में हमने क्या भी देखे थे? हमने संगठनों के बारे में पढ़ा था कि जो भी राजस्थान के प्रमुख संगठन है उनके बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े थे? प्रजामंडल। और उससे पहले हमने क्या पढ़े थे? राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में पीजन मूवमेंट। इन टॉपिकों के अंदर जो भी प्रमुख नाम है, जो भी राजस्थान में क्या है प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं, प्रमुख व्यक्तित्व में हम उन लोगों को पढ़ते हैं जिनके किसी भी क्रियाकलाप से राजस्थान की क्या, एक तो राजनीतिक, दूसरी उस समय की सांस्कृतिक गतिविधियां क्या हुई है, प्रभावित हुई है। उन सभी को क्या पढ़ते हैं हम? राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में पढ़ते हैं। हालांकि इन टॉपिकों में भी हम बहुत से नाम देख कर आए, जैसे हमने प्रजामंडल में इतने सारे राजस्थान के प्रजामंडल बने, उन सभी के जो संस्थापक सदस्य थे वह सभी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उन सभी के क्या है संस्थापक सदस्य, वह सभी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हमने इसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ा था, कौन सा? जनजातीय आंदोलन। कौन सा पढ़ा था? ट्राइबल मूवमेंट। उसके अंदर भी जो नाम है वह भी एक तरह से क्या हो जाता है अपने इसी टॉपिक में, जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है उस टॉपिक में आ जाते हैं। फिर भी कुछ ऐसे नाम रह जाते हैं कि जिनको और अच्छे डिटेल्स में पढ़ना चाहिए। उन सभी के लिए ये क्या है, ये टॉपिक है। वरना इस टॉपिक का आप ये मान के चल लीजिए 60% हिस्सा तो आप इन 3 टॉपिकों में पढ़ ही चुके हैं। इन 3 टॉपिकों में पढ़ ही चुके हैं। ये हमारी बुकलेट का चैप्टर नंबर 12 है। हमारी बुकलेट का क्या है? चैप्टर नंबर 12 है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 11 यहाँ पर स्किप किया गया है। वह कौन सा है? चैप्टर नंबर 11 हमारे राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों की वह हमें जानकारी देता है, राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों की। हालांकि प्रजामंडल आंदोलन और किसान आंदोलन में हमने बहुत से न्यूज़पेपरों के बारे में डिटेल से पढ़ भी लिया है, कुछ एक का हमने नाम भी पढ़ा है। लेकिन चैप्टर नंबर 11 को स्किप करने का टारगेट ये है कि ये आपको नेक्स्ट क्लास में एक दूसरा चैप्टर 14 के साथ में मर्ज करके पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको क्या है अच्छे से समझ आ सके। उससे पहले हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक है, जो कि क्या है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जिनमें आधे से ज्यादा नाम तो आप क्या है पिछले लास्ट के 3 क्लास, कौन सी? प्रजामंडल, किसान आंदोलन और राजस्थान के सामाजिक संगठन, इन 3 क्लासों में आप इन सबके नाम को जान चुके, देख चुके, तो इन सभी से आप फैमिलियर हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे अच्छे खासे हमारे क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास जिसमें हमारे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्जुन लाल शेट्टी। इसके बारे में पढ़ेंगे अर्जुन लाल शेट्टी में। अर्जुन लाल शेट्टी जो कि चौमू के सामंत देवी सिंह के क्या थे? सचिव थे। चौमू के सामंत देवी सिंह के सचिव थे। अब ये चौमू कहां पड़ता है? तो ध्यान रखना है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये हमारे जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अर्जुन लाल शेट्टी ने कहां पे नौकरी करी थी? चौमू के सामंत देवी सिंह के पास में। और प्रारंभ में उन्होंने मथुरा के एक जैन विद्यालय में किसके रूप में? एक शिक्षक के रूप में कार्य किया था। 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना करी थी। किसकी समिति की स्थापना करी थी? जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना करी थी। और 1907 में जयपुर में किसकी स्थापना करी है? वर्धमान स्कूल की स्थापना करी है। सिर्फ नाम का स्कूल था, लेकिन यहाँ पर प्रमुख कार्य क्या था? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना। प्रमुख कार्य क्या था? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना। क्रांतिक गतिविधियों की मीटिंग का केंद्र कौन सा था? हमारा वर्धमान स्कूल था। कब स्थापना होती है? 1907 में। स्थापना करने वाले का क्या नाम है? अर्जुन लाल शेट्टी। एक बम कांड होता है दिल्ली बम कांड, जिनका क्या नाम से दिल्ली बम कांड में किनका नाम आता है? अर्जुन लाल शेट्टी का। क्यों आता है? क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली बम कांड की प्लानिंग कहां पर की गई थी? वर्धमान स्कूल में। कहां पर की गई थी? वर्धमान स्कूल में। जब दिल्ली बम कांड के आरोपी पकड़े जाते हैं
तो उसमें कि भाई ये प्लान कहां से बना था, तो नाम किसका आता है, वर्धमान स्कूल, जो कि किसका है, अर्जुन लाल शेट्टी का। इसलिए 1912 दिल्ली बम कांड में भी ये शामिल हुए थे। अब इस दिल्ली बम कांड के जो आरोपी हैं उनका संबंध क्या है हमारे राजस्थान से। एक तो कुंवर प्रताप सिंह बारठ, जो दिल्ली बम कांड के आरोपी थे, जिन्होंने उस समय के गवर्नर जनरल के ऊपर बम फेंका था दिल्ली की एक रैली, एक जुलूस के दौरान, और उसमें जो पकड़े गए थे तो कौन थे, प्रताप सिंह बारठ। इनके चाचा है कौन, जोरावर सिंह बारठ। किनके चाचा, प्रताप सिंह बारठ के चाचा, उनका नाम क्या है, जोरावर सिंह बारठ। और एक है ईश्वरदान आशिया, यह क्या थे, इस दिल्ली बम कांड में सम्मिलित हुए थे। प्रताप सिंह बारठ, उनके चाचा का क्या नाम है, जोरावर सिंह बारठ। और आपने कल की क्लास में हम एक पढ़कर आए थे, वीर भारत सभा, हमने कल की क्लास में पढ़ी थी वीर, कल की क्लास में हम क्या पढ़कर आए थे, संगठनों में हमने पढ़ी थी वीर भारत सभा। कुछ याद आ रहा है, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1910 में। कौन करता है इसकी स्थापना, केसरी सिंह बारठ। कौन करता है इसकी स्थापना, केसरी सिंह बारठ। और यह किसकी एक शाखा के रूप में कार्य करती है, तो आपको ध्यान होगा कि जो वीर सावरकर का जो संगठन था, उस संगठन का नाम क्या था, अभिनव भारत। क्या नाम था, अभिनव भारत। उसकी शाखा के रूप में यह राजस्थान में कार्य कर रही थी। और इसकी स्थापना कब होती है, 1910 में। कौन करते हैं, केसरी सिंह बारठ इसकी स्थापना करते हैं। केसरी सिंह बारठ के पुत्र का क्या नाम है, केसरी सिंह बारठ के पुत्र का नाम है प्रताप सिंह बारठ। क्या नाम है, प्रताप सिंह बारठ। और इनके भाई का क्या नाम है, जोरावर सिंह बारठ। भाई का क्या नाम है, जोरावर सिंह बारठ। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो बारठ परिवार है वह पूरी तरह से क्या था, पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या था, शामिल रहा था। कहां के रहने वाले थे, यह राजस्थान। राजस्थान में भी कहां के रहने वाले थे, यह भीलवाड़ा। राजस्थान में भी कहां के रहने वाले थे, राजस्थान में भी भीलवाड़ा के रहने वाले थे। तो इनका नाम कौन से बम कांड में आता है, तो 1912 के दिल्ली बम कांड में क्या आता है, इनका नाम आता है। इसमें दिल्ली बम कांड में इनका नाम आता है। हालांकि प्रताप सिंह बारठ गिरफ्तार हो जाते हैं और जोरावर सिंह बारठ क्या है, यह आजीवन फरारी काटते हैं। इस कांड में नाम होने के बाद में जोरावर सिंह बारठ क्या है, वह आजीवन फरारी काटते हैं। फिर 1913 में निमाज हत्याकांड में गिरफ्तार होकर ये क्या है, वेल्लोर भेजे गए थे। इस निमाज हत्याकांड में भी किसकी भागीदारी थी, जोरावर सिंह बारठ की थी। कि निमाज में एक पुजारी था जिसके पास बहुत सारा धन था। क्या था, जिसके पास बहुत सारा धन था। वह धन क्रांतिकारी गतिविधियों में लगाने के लिए और अपने आंदोलन को और तेजी से चलाने के लिए क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्रांतिकारियों ने निमाज आरा में, निमाज कहां पड़ता है, आरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में। आरा डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, बिहार में। तो निमाज नामक जगह पर धन प्राप्ति के लिए क्या कर दी, एक पुजारी की हत्या कर दी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, निमाज हत्याकांड में। उसमें भी ये क्या है, शेट्टी जी इनका नाम आता है। और इनको कौन सी जेल होती है, इनको वेल्लोर जेल होती है। फिर बाद में यह 1920 में गांधी जी के क्या है, असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। शेट्टी जी किस में भाग लेते हैं, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में, जो कि कहां पर, जो कि कब होता है, 1920 में। उसके बाद की गतिविधि देखते हैं। बाद में राजपूतों ने मध्य भारत सभा में क्या होते हैं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। क्योंकि बाद में जब ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं तो किसकी नीतियों से प्रभावित होते हैं, कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होते हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। और बाद में इनको राजपूतों ने मध्य भारत सभा का क्या बना दिया जाता है, कांग्रेस प्रेसिडेंट इनको बना दिया जाता है। प्लस यह अजमेर की जो मस्जिद है वहां पर क्या पढ़ाते थे, अजमेर की मस्जिद में अरबी और फारसी भाषा, कौन सी भाषा, अरबी और फारसी भाषा पढ़ाते थे। और अजमेर में इनकी मुलाकात किससे होती है, गांधी जी से इनकी मुलाकात कहां पर होती है, अजमेर में होती है। अब कल हमने इनकी दो किताबें कल की क्लास में पढ़ी थी, तो आज देखते हैं इनकी पुस्तकें। एक तो है स्त्री मुक्ति और दूसरी है शूद्र मुक्ति। कौन सी दो किताबें हैं, स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। इन्होंने 2-3 नाटक लिखे हैं।
एक नाटक है महेंद्र कुमार, एक है मदन पराजय और पासुर यज्ञ। कौन सा यज्ञ? पासुर यज्ञ। कौन कौन से नाटक हैं इनके? महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पासुर यज्ञ। अब निमाद हत्याकांड के जो अभियुक्त हैं उनमें कौन कौन है? तो निमाद हत्याकांड के जो अभियुक्त है 5 लोग हैं। कौन? मोतीचंद, जिनका क्या होती है फांसी की सजा। जोरावर सिंह बारठ, जो कि क्या होते हैं, मैंने बोला था कि उन्होंने आजीवनी फरारी काटी थी। एक का नाम है जयचंद, वह भी क्या हो जाता है? फरार हो जाते हैं। प्लस मानिकचंद और शिवनारायण क्या है, यह सरकारी गवाह बन जाते हैं निमाद हत्याकांड में। इस कारण के बाकी के क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं। और एक कौन है? विष्णुदत्त। तो आपको ध्यान रखना है, निमाद हत्याकांड के कितने आरोपी पकड़ में आते हैं? निमाद हत्याकांड के 6 आरोपी पकड़ में आते हैं। कितने? 6 आरोपी पकड़ में आते हैं। और फांसी किनको होती है? मोतीचंद को। फरार कौन हुए? जोरावर सिंह और जयचंद फरार हो जाते हैं। शिवनारायण और मानिकचंद क्या बन जाते हैं? सरकारी गवाह। तो ये आपको थोड़ी सी बात किसके बारे में ध्यान रखनी है? तो ये बात आपको निमाद हत्याकांड के बारे में भी थोड़ी सी याद रखनी है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रमुख क्रांतिकारी की, जिनका नाम अभी हमने देखा था। कौन था? केसरी सिंह बारठ। जिनका क्या नाम था? केसरी सिंह बारठ। काकर रहने वाले थे? भीलवाड़ा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कहां पर? शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले थे और इन्होंने कोटा और मेवाड़ राज्य की क्या की है? इन्होंने सेवा की है। 1903 में जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह किससे मिलने जा रहे थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने वाले थे, तब केसरी सिंह बारठ ने उन्हें 13 सोरठे भेजे। क्या भेजे? 13 सोरठे, यानी कि 13 दोहे लिखकर भेजे थे, जिन्हें चेतावनी चंगुटिया कहा जाता है। क्यों सोरठे इस भाषा में लिखे थे कि पढ़कर जैसे किसी ने हमारे चिमटी काटी हो, कोई ने चूंगटा भरा हो, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? चेतावनीरा चंगुटे कहा जाता है। कुल कितने सोरठे थे? कुल 13 सोरठे थे। किसने लिखे थे? ठाकुर केसरी सिंह बारठ जी ने लिखे थे। किसको लिखे थे? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को। क्यों लिखे थे? क्योंकि वह 1903 के लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे। उन सोरठों में केसरी सिंह बारठ लिखते हैं कि हे महाराणा फतेह सिंह, आप उस वंश से आते हो जिन्होंने कभी मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं करी। यह वंश जो हमेशा से राजस्थान में सर उठाकर खड़ा रहा है, कि कभी भी राजस्थानी इतिहास की बात करें तो उसमें गुहिल वंश वैसे चमकता है जैसे आकाश में ध्रुव तारा। और आप उस वंश कर होकर अंग्रेजी सत्ता के सामने नतमस्तक होने जा रहे हो। ये आपको और आपके पूर्वजों पर सबसे बड़ा कलंक साबित होगा। कि आपके ऊपर यह कलंक होगा कि आप किसी विदेशी शक्ति की अधीनता स्वीकार कर रहे हो, जबकि स्वाधीनता क्या होती है, स्वतंत्रता की भावना क्या होती है, इसकी परिभाषा आपके वंश से ज्यादा कोई समझा ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से क्या लिखे उन्होंने? 13 सोरठे लिखे, जिसको पढ़कर महाराणा फतेह सिंह को एहसास होता है कि वह अंग्रेज दरबार में शामिल होकर गलती कर रहे हैं और दिल्ली दरबार में जाना कैंसिल करते हैं। इन 13 सोरठों को क्या कहा गया है? चेतावनीरा चंगुटिया कहा गया है। प्लस 1912 में महंत प्यारेलाल हत्याकांड में क्या है? गिरफ्तार होकर ये कहां गए थे? हजारीबाग जेल भेजे गए थे। कौन सा हत्याकांड में गिरफ्तार हुए थे? 1912 के कोटा के महंत प्यारेलाल हत्याकांड में। जिसके अन्य अभियुक्त कौन कौन है? लक्ष्मीलाल भटनागर, हीरालाल जलवारी, सोमदत्त लाहाड़ी और रामकरण। जिसमें लक्ष्मीलाल भटनागर क्या बन जाते हैं? सरकारी गवाह बन जाते हैं। बाद में जब ये जेल से छूटते हैं तो इसके बाद में यह गांधी जी के पास में कहां चले जाते हैं? वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। अब इनकी जो पुस्तकें हैं, वह पुस्तक इन्होंने लिखी है कुछ मेवाड़ के राजाओं के बारे में और कुछ हमारे राजस्थान के वीर योद्धा के बारे में। जैसे महाराणा प्रताप के ऊपर इनकी पुस्तक है प्रताप चरित्र। कौन सी पुस्तक है? प्रताप चरित्र। महाराणा राज सिंह के ऊपर इन्होंने लिखा है राज सिंह चरित्र। मारवाड़ के एक वीर योद्धा हुए हैं, कौन? दुर्गादास राठौड़, उनके ऊपर इन्होंने लिखे है दुर्गादास चरित्र। और मारवाड़ में एक रानी हुई है उमादेव भटियाणी, जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। उनके ऊपर किताब का क्या नाम लिखा है? रूठी रानी चरित्र। प्लस इन्होंने कविराजा श्यामल दास जी की क्या लिखी है? जीवनी लिखी है। बुद्ध चरित्र, उसका क्या किया गया है? हिंदी अनुवाद किया गया है। और मेजिनी की जीवनी, इस पुस्तक का भी क्या किया गया है? इन्होंने हिंदी अनुवाद किया गया है। कोई भी किताब के आगे क्या लगा जाता है? चरित्र लिखा जाता है। तो एक तरह से वह उसकी क्या हो जाती है? वह उसकी जीवनी हो जाती है। अब हम चले थोड़ा और पढ़ते हैं कि हमने किसके बारे में जानकारी ली। प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ में इनके भाई का क्या नाम था? जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ के बारे में पढ़ते हैं
कि केसरी सिंह बारट के कनिष्ठ भ्राता यानी कि छोटे भाई, केसरी सिंह बारट के क्या थे, ये छोटे भाई, दिल्ली बम कांड एवं निमाज हत्याकांड में क्या रहे थे, ये आरोपी रहे थे। लेकिन अंग्रेज सरकार इन्हें क्या नहीं कर पाई थी, गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। और उन्होंने अंतिम जीवन किसके नाम से, अमरदास बैरागी, किसके नाम से, अमरदास बैरागी के रूप में व्यतीत किया था। कि इन्होंने क्या है, एक साधु के भेष में, जो साधु ने अपना क्या नाम रखा था, अमरदास बैरागी, उसके भेष में इन्होंने अपना पूरा जीवन काटा। इन्होंने अंतिम समय अमरदास बैरागी के रूप में काटा था। प्रताप सिंह बारट जो कि ठाकुर केसरी सिंह बारट जी के पुत्र थे। दिल्ली बम कांड कब हुआ था, दिल्ली बम कांड 1912, कब हुआ था, 1912, उसमें सम्मिलित रहे थे। किंतु बढ़िया बनारस षड्यंत्र में गिरफ्तार होकर कहाँ भेजे गए थे, ये बरेली जेल भेजे गए थे, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में उनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। पुलिस अभिरक्षा में उनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। प्लस बीकानेर राज्य ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया तथा चार्ल्स क्लीवलैंड ने उनकी वीरता की प्रशंसा की थी। चार्ल्स क्लीवलैंड ने क्या की थी, उनकी प्रशंसा की थी। ये चार्ल्स क्लीवलैंड बरेली जेल के क्या थे, जेलर थे। यह अपने डायरी में लिखते हैं कि मैंने भारत में बहुत से क्रांतिकारी देखे, लेकिन इस बालक जैसा वीर मैंने आज तक नहीं देखा। क्योंकि प्रताप सिंह बारट जब शहीद हुए थे तो वे युवा अवस्था में थे, शायद 21-22, या बहुत सी किताबें लिखते हैं कि मात्र 23 वर्ष की आयु में यह बालक शहीद हो जाता है। हम राजस्थान के लोग, हम भगत सिंह का सम्मान करते हैं, वे हमारे लिए भले ही प्रातस्मरणीय है, लेकिन राजस्थान के लोगों को थोड़ा बहुत क्रेडिट किन्हें देना चाहिए, प्रताप सिंह बारट को देना चाहिए। कि प्रताप सिंह बारट वह क्रांतिकारी, वह महान क्रांतिकारी, वह महान क्रांतिकारी परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिनका पूरा परिवार, इनके पिता, इनके चाचा और यहाँ तक इनके जीजा जी यानी कि केसरी सिंह बारट के दामाद, सारे पूरे सह परिवार क्रांति में शहीद हो गए। कि इन्होंने अपना सर्वस्व क्रांति में न्यौछावर कर दिया था। और इनको तरह तरह के प्रलोभन दिए गए थे कि जब बरेली जेल में प्रताप सिंह बारट जी थे तो इनसे कहा गया कि क्या आप अपने पिता से मिलना चाहोगे। जो पिता जो 1912 से हजारीबाग जेल में थे, प्रताप सिंह बारट को भी जेल में डाल दिया जाता है। चाचा इनके फरारी काट रहे हैं और माँ अकेली है। ऐसे ऐसे प्रलोभन देकर भी इस वीर बालक की वह हिम्मत नहीं तोड़ सके थे। तो चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा था कि हमने उन्हें बहुत तरह की प्रताड़ना, बहुत तरह का लोभ लालच देकर देखा कि आप अपने साथियों के नाम बता दीजिए, लेकिन प्रताप सिंह बारट के वह अमर कथन क्या थे कि मैं मेरी माँ के लिए मैं हजारों माओं को नहीं रुला सकता। जब इनसे कहा गया कि आपकी माँ आपको बहुत याद करती है, वह आपके लिए रोती है, तो कृपया अपनी माँ के लिए आप सरकारी गवाह बन जाओ ताकि आप आराम से छूट जाओ। तो इनका कथन रहता है कि मैं एक माँ के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता। कि प्रताप सिंह बारट मर जाएगा लेकिन कभी भी देश से या अपने साथियों से गद्दारी नहीं करेगा। इस कारण जो जेलर है कौन, चार्ल्स क्लीवलैंड, वह क्या करते हैं, इनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। अब बात करते हैं ईश्वर दास आशा, जो कि क्या थे, ठाकुर केसरी सिंह बारट के दामाद थे। यह भी दिल्ली बम कांड में शामिल रहे हैं। क्या है, दिल्ली बम कांड में शामिल रहे हैं। और भारत के एक महान क्रांतिकारी कौन है, रास बिहारी बोस। उन्होंने बारट परिवार की वीरता की क्या की है, प्रशंसा की है। कि बारट परिवार, आप सभी ने भी देखा ही था बारट परिवार में कि पिता, पुत्र और भाई और साथ के साथ में क्या है, दामाद, यानी कि पूरा पारिवारिक क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहा था। हालांकि बाप बेटे या भाई भाई की भारत में ऐसी बहुत सी ऐसी जोड़ियां हैं जिन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया था, लेकिन भूतों ने भविष्य यह देखने को बहुत ही कम मिलता है कि कोई ससुर अपने दामाद से ये बोले कि आप क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने जाओ। वरना हमारा समाज ऐसा है कि सबसे पहले बेटी के घर की रक्षा करेगा, लेकिन केसरी सिंह बारट ने अपने बेटी के घर की परवाह नहीं करी। उन्होंने अपने दामाद ईश्वर दान जी को भी क्या किया गया था, क्रांति में शामिल किया गया था। इस कारण रास बिहारी बोस क्या करते हैं, केसरी सिंह बारट परिवार की वीरता की क्या करते हैं, सराहना करते हैं। तो यह अभी हमने जो प्रमुख क्रांतिकारी देखे थे। उसके बाद में एक है विशंबर दयाल जी, जो कि बहरोड, कहाँ के रहने वाले हैं, बहरोड के रहने वाले हैं। ये HSRA के सदस्य थे। किसके सदस्य थे, HSRA। ये उस समय का क्या था, एक संगठन था। और यह भी क्या था, 1912 के होर्डिंग बम कांड से क्या रहे हैं, संबंधित रहे हैं। कौन, विशंबर दयाल जी, जो कि कहाँ के थे, अपने बहरोड के, वो क्या करते, रहने वाले थे। उसके अलावा आपको पढ़ना है राव गोपाल सिंह खरवा। अगले क्रांतिकारी हमारे कौन है,
राव गोपाल सिंह खरवा। इनके बारे में देखते हैं। ये खैरवा अजमेर, क्या थे? खैरवा अजमेर के सामंत थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 21 फरवरी 1915 को रास बिहारी बोस ने क्या थी? भारत में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। रास बिहारी बोस ने क्या? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जिस समय अंग्रेजी सेना कहां पर बिजी है? विश्व युद्ध में, तो उस समय रास बिहारी बोस पूरे भारत में सशस्त्र विद्रोह की क्या बनाते हैं? योजना बनाते हैं। और जिसके अंतर्गत राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा को इस सशस्त्र विद्रोह की क्या दी गई थी? जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, कि रास बिहारी बोस ने कब? 21 फरवरी 1915 को रास बिहारी बोस भारत में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाते हैं, जिसके अंतर्गत राजस्थान के लिए गोपाल सिंह का चयन किया गया था। किंतु दुर्भाग्यवश क्या थी है, वे गिरफ्तार कर लिए गए थे। कि यह सशस्त्र विद्रोह होने से पहले रास बिहारी बोस भी गिरफ्तार हो जाते हैं और गोपाल सिंह खरवा भी क्या हो जाते हैं? गिरफ्तार हो जाते हैं। तो यह उनका क्या है? प्लान फेल हो जाता है। उन्हें टॉडगढ़ जेल भेजा गया। कौन सी जेल? टॉडगढ़ जेल। कहां पर है? अजमेर में, जहां से वे फरार भी हो गए थे, लेकिन बाद में क्या है? गिरफ्तार। बाद में उन्हें पुनः गिरफ्तार करके अजमेर जेल में रखा गया था। बाद में उन्हें शाहजहांपुर जेल, वो कहां पर है? यूपी में, जो कि उस समय की तिहाड़ जेल थी, वहां पर भेज दिया गया था। तो पहले कौन सी जेल? टॉडगढ़ जेल। बाद में वहां से फरार हो जाते हैं, पुनः गिरफ्तार करके कहां पे रखा गया है? अजमेर जेल में। उसके बाद में शाहजहांपुर यूपी में उनको क्या रखा गया था? उन्होंने अजमेर एवं जोधपुर के राजपूत सैनिकों को क्या किया था? विद्रोह के लिए प्रेरित किया था। इनको अजमेर और जोधपुर जिले के राजपूत सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया था। उसके अलावा जो आप पिछले 3-4 क्लासों से एक नाम सुनते आ रहे हो, जो आप सभी से सबसे ज्यादा फैमिलियर हो, वह कौन है? विजय सिंह पथिक। कौन है? विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। क्या नाम था इनका वास्तविक? भूप सिंह गुर्जर। कहाँ के रहने वाले थे? बुलंदशहर यूपी। कहाँ के रहने वाले थे? बुलंदशहर यूपी। और वास्तविक नाम क्या है इनका? वास्तविक नाम है इनका भूप सिंह गुर्जर। वे गोपाल सिंह खरवा के साथ में कहां से फरार होता है? टॉडगढ़ जेल से फरार होते हैं और ओछड़ी में किसकी स्थापना करते हैं? विद्या प्रतारिणी सभा। कहां पर स्थापना करते हैं? ओछड़ी में। किसकी स्थापना करते हैं? विद्या प्रतारिणी सभा की स्थापना करते हैं। इनकी पुस्तकें हैं अजमेरू और व्हाट आर द इंडियन स्टेट। व्हाट आर द इंडियन स्टेट और अजमेरू, यह किसकी पुस्तक है? विजय सिंह पथिक की। इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है भूप सिंह गुर्जर। फिर दूसरे हमारे जो आप लगातार 3-4 क्लासों से नाम सुनते आ रहे हो, उनका नाम है सेठ जमनालाल दास बजाज। जमनालाल बजाज, जिनको गांधी जी के 5 पुत्र, गांधी जी का इनको क्या माना जाता था? मानस पुत्र माना जाता था। सेठ जमनालाल बजाज जो गांधी जी के मानस पुत्र माने जाते थे। कौन से? 5 पुत्र एवं गुलाम नंबर 4 के नाम से क्या थे? ये प्रसिद्ध थे। किसके नाम से? गांधी जी के 5 पुत्र एवं गुलाम नंबर 4 के नाम से प्रसिद्ध थे। जमनालाल बजाज गांधी जी के पुत्र क्यों माने जाते थे? क्योंकि जो जमनालाल बजाज जी हैं, वह क्या थे? एक तरह से वह क्या थे? व्यापारी। और महात्मा गांधी जो कि एक राजनेता, जो कि आंदोलन चलाते हैं। कोई भी आंदोलन हो, जनता के समर्थन के साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी आवश्यक चीज होती है, वह होती है पैसों की। अब गांधी जी कहां से पैसे लाए? तो गांधी जी का सपोर्ट कौन करते थे? व्यापारी वर्ग। आंदोलनों के लिए जो चंदा राशि थी, वह कौन देता था? व्यापारी वर्ग। गांधी जी को प्लस एक संगठन और था, वह कौन सा था? कांग्रेस, जिसके सदस्य महात्मा गांधी जी भी थे। तो कांग्रेस और गांधी जी को चंदा देने काम कौन करता था? व्यापारी वर्ग। और उसमें से भी सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी ने दिया है तो वह है जमनालाल बजाज जी ने। जमनालाल बजाज जी गांधी जी को ब्लैंक चेक देते थे कि बापू आपको जितनी भी जरूरत हो, आप तो सिर्फ रकम भरो, पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। तो वह ब्लैंक चेक देते थे। और ये अपने कहां के रहने वाले थे? हमारे सिक्कर के। कहां के रहने वाले थे ये? सिक्कर, राजस्थान। इसलिए राजस्थान में भी इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। प्लस एक व्यापारी वर्ग होने के नाते इनका कांग्रेस और गांधी जी के साथ में अच्छा संबंध था। इस कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? गांधी जी का 5वां पुत्र। क्या कहा जाता है? गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। और दूसरा क्या नाम है? फोर्थ गुलाम, चौथा गुलाम। दूसरा क्या नाम है? चौथा गुलाम इन्हें कहा जाता है। कौन है? हमारे सेठ जमनालाल बजाज।
असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया था इन्होंने, कांग्रेस को 1 लाख रुपए दिए थे। क्या दिए थे? कांग्रेस को 1 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद में मुस्लिम लीग से सहायता मांगते हैं कि भाई बजाज जी हमसे क्या दुश्मनी है आपकी, इसलिए मुस्लिम लीग को भी क्या देता है, 11,000 रुपए का चंदा देता है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस को 1 लाख और मुस्लिम लीग को कितने की आर्थिक सहायता दी है इन्होंने, 11,000 की आर्थिक सहायता दी है। प्लस असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने क्या थी, राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। किसकी उपाधि त्यागी थी? राय बहादुर की उपाधि, जो कि इन्हें किसने दी थी, अंग्रेजों ने इनको यह उपाधि दी थी। 1927 में अमृतसर में बलवंत एस देशपांडे के साथ इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, चरखा संघ की। क्योंकि यह किसके अनुयायी थे, गांधी जी के। गांधी जी क्या चलाते थे, चरखा। तो इसलिए इन्होंने बलवंत एस देशपांडे के साथ में किसकी स्थापना करते हैं, ये चरखा संघ की। कब स्थापना करते हैं, 1927 में। कौन सी जगह करते हैं, अमृतसर। कहां पर करते हैं, अमृतसर में करते हैं। अगले हमारे जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं वह कौन है, हमारे हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री कहां पर पढ़ कर आए थे हम इनके बारे में, जयपुर प्रजामंडल। कौन सा एग्रीमेंट पढ़ा था, जेंटलमैन एग्रीमेंट। जयपुर में कौन से स्थान के, जोबनेर, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, हमारी ज्वाला माता का जो स्थान है। जोबनेर जयपुर के रहने वाले थे। 1927 निवेद टॉक में ये क्या इसकी स्थापना करते हैं, जीवन कुटीर की स्थापना करते हैं, जो कि बाद में वनस्थली विद्यापीठ कहलाया था। यह महिला शिक्षा को समर्पित संस्थान है। आज भी देखे जाए तो सबसे बड़ा जो महिला संस्थान है शिक्षा का, वह राजस्थान में किसे माना जाता है, वनस्थली विद्यापीठ को, जहां पर क्या है, पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। कैसी शिक्षा दी जाती है, पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। और इनकी आत्मकथा का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। क्या है इनकी आत्मकथा का, हीरालाल शास्त्री जी की आत्मकथा का नाम क्या है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और इनका गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। गीत का क्या नाम है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। दूसरे क्रांतिकारी है हमारे बाल मुकुंद बिस्सा। क्या है, बाल मुकुंद बिस्सा हमारे दूसरे क्रांतिकारी हैं, जो पीलवा नागौर, क्या है, पीलावा नागौर के रहने वाले हैं। नागौर एवं जोधपुर में इन्होंने किसकी स्थापना करी है, खादी भंडार की स्थापना करी है। 19 जून 1942 को क्या होते हैं, ये जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान ये शहीद हो जाते हैं। इसके दौरान जोधपुर जेल में ये भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो जाते हैं। इस कारण इन्हें राजस्थान का जतिन दास, क्या, राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। उसके अलावा जो अगले क्रांतिकारी हैं उनका नाम है सागरमल गोपा। क्या नाम है, सागरमल गोपा। हमने जब जैसलमेर प्रजामंडल पढ़ा था, जैसलमेर प्रजामंडल पढ़ा था, तो उसमें 2 किताबों के नाम हमने देखे थे। कौन से, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज। कौन कौन से 2 किताबें थी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज। वह किनकी थी, वह सागरमल गोपा जी की किताबें थी। कहाँ के निवासी थे सागरमल गोपा जी, या जैसलमेर। और ये राजतंत्र और ब्रिटिश शासन दोनों के विरोधी थे। किस किस के विरोधी थे, राजतंत्र और ब्रिटिश शासन दोनों के ये क्या थे, विरोधी थे। इनकी पुस्तकें थी आजादी के दीवाने, और 2 किताबें जो हम प्रजामंडल पढ़ चुके हैं, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। क्या था, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जैसलमेर हैदराबाद राज्यों में क्या था, उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 3 अप्रैल 1946 को जैसलमेर जेल में महारावल, कौन थे उस समय के जैसलमेर के महारावल, जवाहर सिंह, उनके शासनकाल में इनको क्या कर दिया गया था, जेल में जीवित जला दिया था। जिस कारण जेल में प्रताड़ित होकर क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कब, 3 अप्रैल 1946 को जेल में क्या कर दिया जाता है, इनको जीवित जला दिया जाता है। क्योंकि यह किसकी बुराई करते थे लगातार, तो यह जैसलमेर के शासन की बुराई करते थे, इसलिए इनकी किताब का क्या नाम है, जैसलमेर का गुंडाराज। बाद में इनकी हत्या की जांच के लिए क्या है, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया था। कौन से आयोग का गठन किया गया था, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। उसके अलावा और क्रांतिकारी की हम बात करें तो हमारे एक क्रांतिकारी शांतिलाल और आनंदलाल। कौन से क्रांतिकारी है हमारे, शांतिलाल और आनंदलाल। कहाँ के निवासी हैं, उदयपुर के। कहाँ कर निवासी हैं ये, उदयपुर के। 5 अप्रैल 1948 को क्या हो जाते हैं, पुलिस गोलीकांड में शहीद। इसमें पुलिस गोलीकांड में यह शहीद हो जाते हैं। एक हमारे हैं रमेश स्वामी, एक क्रांतिकारी का हमारे क्या नाम है, रमेश स्वामी, भुसावर भरतपुर के। कहाँ के रहने वाले हैं, भुसावर भरतपुर के।
ये 5 फरवरी 1947 को बेगार विरोधी आंदोलन के दौरान बस से कुचल दिए जाते हैं, और बस से कुचले जाने के कारण क्या हो जाता है, शहीद हो जाते हैं। कौन सा आंदोलन के दौरान? बेगार विरोधी आंदोलन। बेगार, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया है कि किसी को बिना मजदूरी दिए हुए क्या करवाना, कार्य करवाना। वह कौन से, वह प्रथा क्या कहलाती है? वह बेगार प्रथा कहलाती है, जिसके विरोध में रमेश स्वामी बेगार विरोधी आंदोलन कहाँ चलाते हैं? भरतपुर में। बाद में इनकी बस से कुचल कर क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। उसके अलावा रामकरण जी, लूणकरण जी और खूबराम जी, यह तीनों कहाँ के थे? मोरिजा जयपुर के, जो कि 20 मई 1948 को क्या हो जाते हैं? ये शहीद हो जाते हैं। और हमारे क्रांतिकारी देखते हैं तो ज्वाला प्रसाद शर्मा जी। कौन है? ज्वाला प्रसाद शर्मा जी HSRA के सदस्य थे। कहाँ के रहने वाले थे? अजमेर के रहने वाले थे। यह निम्न क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित रहे थे। कौन सी? एक तो मेयो कॉलेज, कहाँ पे? मेयो कॉलेज अजमेर में, उसके ऊपर बम फेंक दिया था, तो मेयो कॉलेज बम कांड में शामिल रहे थे। एक डोगरा कांड और अजमेर रेलवे हड़ताल के जो मैटर है उसमें भी यह क्या रहे थे? शामिल रहे थे। दूसरे हमारे क्रांतिकारी हैं दामोदर दास राठी। क्या है? दामोदर दास राठी, पोखरण जैसलमेर। कहाँ के रहने वाले हैं? पोखरण जैसलमेर। हिंदी प्रचारक, ब्यावर में अनेक संस्थाओं की स्थापना करी थी। यह हिंदी के बहुत बड़े प्रचारक थे और इन्होंने ब्यावर में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना करी थी। कौन सी? एक तो कृष्णा मिल, इसकी स्थापना करी थी कृष्णा मिल, नागरिक प्रचारणी सभा और सनातन धर्म विद्यालय। कौन सा विद्यालय? सनातन धर्म विद्यालय। यह स्वतंत्रता आंदोलन के क्या कहलाए? भामाशाह कहलाए। कौन? सेठ दामोदर दास राठी। किसके भामाशाह? स्वतंत्रता आंदोलन के भामाशाह थे। अच्छा, एक नाम आपको सभी पता होगा, मैं आपसे पूछता हूं कि 1857 की क्रांति के भामाशाह जो हम पढ़कर आए थे 1857 की क्रांति के चैप्टर में हमने देखा था। क्या आप बता सकते हो कि 1857 क्रांति के भामाशाह कौन थे? तो वह राजस्थान के तो प्रथम शहीद माने जाते हैं। कौन? अमरचंद भाटिया। कौन थे? अमरचंद भाटिया, जिनको क्या कहा गया है? 1857 क्रांति के भामाशाह कहा गया है। 1857 क्रांति के क्या कहा गया है? भामाशाह कहा गया है। अभी हमने पढ़ा था स्वतंत्रता आंदोलन के भामाशाह। इसके पढ़े थे हमने, स्वतंत्रता आंदोलन के भामाशाह कौन थे? दामोदर दास राठी। अगर आपसे स्वतंत्रता आंदोलन के भामाशाह के बारे में पूछा जाए तो स्वतंत्रता आंदोलन के भामाशाह कौन है? हमारे दामोदर दास राठी। स्वतंत्रता आंदोलन के भामाशाह कौन है? हमारे दामोदर दास राठी। और 1857 की क्रांति के भामाशाह कौन है? वह थे हमारे अमरचंद भाटिया जी। हमारे 1857 क्रांति के क्या थे? भामाशाह थे। अब हम देखते हैं कि इनके साथ में बाकी और कौन कौन सदस्य थे। तो नरसिंह दास अग्रवाल। कौन थे? नरसिंह दास अग्रवाल और घीसूलाल जाजोदिया। कौन? घीसूलाल जाजोदिया इनके प्रमुख सहयोगी रहे थे। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की कुछ महिला स्वतंत्रता सेनानियों की। क्या? महिला स्वतंत्रता सेनानियों की, क्योंकि महिलाओं के बारे में भी क्या थे? काफी सारे फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं राजस्थान की महिला स्वतंत्रता सेनानियों की और राजस्थान के क्रांतिकारी गतिविधियों में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंजना देवी चौधरी। किसकी? अंजना देवी चौधरी। कहाँ की निवासी थी? श्री माधोपुर सीकर। कहाँ की? श्री माधोपुर सीकर के निवासी थी। इन्होंने मेवाड़ एवं बूंदी किसान आंदोलन से क्या थी? है संबंधित थी। कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थी? मेवाड़ और बूंदी के किसान आंदोलनों से संबंधित थी। यह नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुई थी और स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। उसके बाद बात करते हैं रमा देवी। कांकेर थी रहने वाली, जयपुर की। यह लक्ष्मण जोशी की क्या थी? पत्नी थी, जिन्होंने किसका समर्थन किया था? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। और रमा देवी से क्या किया था? इन्होंने विधवा विवाह किया था।
यह बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। इसके दौरान बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। और इनका फेमस कथन है क्या है कि जब तक किसानों पर अत्याचार समाप्त नहीं होगा तब तक मैं यहाँ बार बार आती रहूंगी। यह कथन किसका है? रमा देवी का। किसकी पत्नी थी? लाछूराम जोशी की। कौन से आंदोलन में गिरफ्तार होती है? बिजोलिया आंदोलनों के दौरान यह गिरफ्तार होती है। और सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी क्या किया गया था? इन्हें गिरफ्तार किया था। इसके अलावा हम बात करते हैं जानकी देवी बजाज। क्या? जानकी देवी बजाज, जो कि ज्वारा मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। यह भाई जमनालाल बजाज जी की धर्म पत्नी। कौन? जानकी देवी बजाज ज्वारा मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। वर्धा आश्रम में क्या है, इन्होंने दीर्घ समय व्यतीत किया था। गांधी जी के वर्धा वाले आश्रम में क्या है, इन्होंने बहुत समय व्यतीत किया था। और निम्न संस्थाओं के अध्यक्ष रही थी। कौन कौन सी? एक तो जयपुर प्रजामंडल की, और दूसरा गौ सेवा आयोग की क्या थी, यह अध्यक्ष रही थी। और इन्होंने क्या चलाया था? भूदान आंदोलन में भाग लिया था तथा कितने कुएं? 108 कुओं का निर्माण करवाया था। 1956 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कब? 1956 में। और ऐसी राजस्थान की प्रथम महिलाएं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। कौन सा? पद्म विभूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनको? जानकी देवी बजाज को। कौन सा आंदोलन चलाया गया था इनके द्वारा? भूदान आंदोलन। और कितने कुओं का निर्माण इस आंदोलन के अंतर्गत हुआ था? तो 108 कुओं का निर्माण इन्होंने किया था। कौन से प्रजामंडल के अध्यक्ष रही थी? तो जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष रही थी। उसके अलावा हम बात करते हैं रतन शास्त्री। कौन? रतन शास्त्री, खासरोद मध्य प्रदेश। कहाँ के रहने वाली थी ये? खासरोद मध्य प्रदेश, जो कि कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? जयपुर प्रजामंडल से संबंधित रही है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रांतिकारी, जो कि वैसे क्रांतिकारी जो अंडरग्राउंड थे, और उनके परिवार, इन लोगों की क्या थी? सहायता की थी। और 1955 में इन्हें पद्मश्री से क्या किया गया था? सम्मानित किया था। 1955 में क्या किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया था। ऐसी ये राजस्थान की प्रथम महिला है। अब आप पद्मश्री और पद्म विभूषण में तो अंतर जानते ही होंगे। तो राजस्थान में प्रथम बार पद्मश्री किसी महिला को मिलता है तो कौन है? रत्ना शास्त्री। और पद्म विभूषण किन्हें मिलता है? तो पद्म विभूषण मिलता है जानकी देवी बजाज को। और 1975 में इन्हें कौन सा सम्मान मिलता है? पद्म भूषण से भी इनको क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। अब हम बात करते हैं नारायणी देवी वर्मा, जो माणिकलाल वर्मा जी की धर्मपत्नी थी। यह सिंगोली मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह गिरफ्तार हुई थी। और 1944 में भीलवाड़ा में इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? महिला आश्रम की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? महिला आश्रम की स्थापना करी थी। और 1970 से 76 के दौरान क्या रही है? राज्यसभा की सदस्य रही है। और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। तो चुनकर कब जाते हैं? 1970 में। 6 वर्ष के लिए कार्यकाल है, तो 6 वर्ष कब पूरे होते हैं? 1976 में। तो 70 से 76 के दौरान क्या रही है? नारायणी देवी वर्मा जी हमारी राज्यसभा की सदस्य रही है। इसके अलावा शांता त्रिवेदी, जिन्होंने क्या करी थी? उदयपुर में महिला परिषद की स्थापना। किसकी स्थापना? महिला परिषद की स्थापना की थी। जिनका कथन क्या था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना महिलाओं की राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। कि महिलाओं की राजनीतिक स्वतंत्रता बिना आर्थिक सशक्तिकरण के बेकार है। ये किनका कहना था? शांता त्रिवेदी का, जिन्होंने महिला परिषद की क्या की थी? स्थापना करी थी। कहां पर करी थी? उदयपुर में महिला परिषद की स्थापना करी थी। अब और महिला हमारी राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी तो जोधपुर में थी। इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। जोधपुर में थी हमारी सावित्री देवी भाटी, महिमा देवी किंकर, राजकौर और सिरे कुंवर। कौन कौन है? सावित्री देवी भाटी, महिमा देवी किंकर, राजकौर और सिरे कुंवर। उसके अलावा हम बात करें अजमेर में थी प्रकाशवती सिन्हा। कौन? अजमेर में प्रकाशवती सिन्हा। भरतपुर से सरस्वती बोहरा। भरतपुर से कौन है? सरस्वती बोहरा। जयपुर से दुर्गावती शर्मा। जयपुर से कौन है? दुर्गावती शर्मा। और कोटा से कौन है? कमला स्वाधीन। कोटा से कमला स्वाधीन। एक बार वापस देखते हैं। जोधपुर से कौन है? सावित्री देवी भाटी, महिमा देवी किंकर, राजकौर और सिरे कुंवर। कौन? सावित्री देवी भाटी, महिमा देवी किंकर, राजकौर और सिरे कुंवर। अजमेर से कौन है? प्रकाशवती सिन्हा। जयपुर से दुर्गावती शर्मा। भरतपुर से सरस्वती बोहरा। और कोटा से कौन है? कमला स्वाधीन। ये हमारी राजस्थान की अन्य महिला स्वतंत्रता सेनानी है।
तो आज के टॉपिक में जो हमने सभी स्वतंत्रता सेनानी हमने देखे थे, जो भी इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, वह हमने इस सभी को देखे थे। और व्यक्तिगत तौर पर कई बार प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, या मेंस में किसी एक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये प्री और मेंस दोनों एग्जामों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को अगर आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि जो हमारा आधुनिक राजस्थान है, आधुनिक राजस्थान का जो इतिहास है, वह उसको समझने में आपको आसानी रहेगी। तो इसके बाकी चैप्टर हैं, चाहे प्रजामंडल हो या किसान आंदोलन हो, वहां पर भी इस टॉपिक की क्या रह जाती है, भूमिका रह जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीजों को, ये सभी क्या है, फैक्चुअल डाटा है, तो आप सभी इनको बार बार नहीं, इन सभी को 2 से 3 बार अगर पढ़ोगे, क्लास को 2 से 3 बार देखे, नोट्स भी आपने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिए, तो आपको यह आसानी से याद हो जाएंगे। और सभी जो क्रांतिकारी हमने अर्जुन लाल शेट्टी से जो भी स्टार्ट किए थे, वहां तक आपको सारे याद होने चाहिए। और जो बाकी क्रांतिकारी हैं, जो कि हम अन्य चैप्टरों में देख चुके, चाहे प्रजामंडल में हमने नाम पढ़े हो या किसान आंदोलन नाम पढ़े हो, वह सभी नाम आप सब लोग अभी व्यथित हो गए, इतने सारे नाम याद कैसे होंगे। तो आप इनको धीरे धीरे 2 से 3 बार क्लासेस देखो। अभी तो आप क्या है, क्लास देखने का तरीका ये होता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी सब्जेक्ट क्लास देखते हो, अभी तो आप इनको क्या है, नॉर्मल स्पीड में देखो। नॉर्मल स्पीड में आप एक बार क्लास देखो, साथ के साथ में क्या लेके बैठो, नोट्स लेके बैठो, साथ के साथ में नोट्स लेके बैठो। बाद में इन सब चीजों को आपको अगर रिवाइज करना है तो 1.5x की स्पीड से भी आप इन क्लासों को 2 से 3 बार देख सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ये सारी सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि प्री में हम अच्छा स्कोर कर सके। धन्यवाद आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए। आप बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए, और जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, तो आप बार रूम की टीम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी।